आखिरी के जो 30 दिन बचे हैं वो 30 दिन में हम किस तरीके से 95% तक अपने बोर्ड्स के एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं रिवाइज कर लेंगे या जब हम कह रहे हैं कि पढ़ लेंगे, हम आंसर्स कैसे लिखें कि हमारा नंबर उठे। बोर्ड्स में हमें यही करना होता है, नंबर चुराने होते हैं। नेवर एवर राइट आंसर्स इन पैराग्राफ्स। वेरी गुड आफ्टरनून क्लास, बैठ जाइए सब लोग। चलिए, आई होप सभी की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। आज का ये सेशन टोटली डेडिकेटेड है हमारी क्लास 10th के प्रिपरेशंस को किस तरीके से लास्ट मिनट टच दिया जाए उसके ऊपर, ठीक है। आज के इस काफ़ी छोटे से बट बहुत इम्पैक्टफुल सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस समय में हम अपने प्रिपरेशंस को अलाइन करें, किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशंस को एग्जीक्यूट करें कि फाइनली जो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें, आखिरी के जो 30 दिन बचे हैं वो 30 दिन में हम किस तरीके से 95% तक अपने बोर्ड्स के एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है अपनी पढ़ाई को, अपने प्रिपरेशंस को, अपने रिवीजन को इस तरीके से मोल्ड करना, इस तरीके से अब फाइनल टच देना, अब फाइनल जो भी गार्निशिंग कहते हैं वो गार्निशिंग देना कि हम 95% के स्कोर को बोर्ड्स में टच कर सकें। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। देखिए, मेन बात क्या है ना, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब हम कह रहे हैं 95% स्कोर करना है इन 30 डेज, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज दैट इवन पॉसिबल। क्या मतलब ये कहीं एक मिथ तो नहीं है कि अरे भाई 95% इन 30 डेज, समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी है। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि वी हैव टू टारगेट 95% इन 30 डेज, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करके जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिलेबस नहीं पता, हमें टॉपिक्स नहीं पता और हम सीधा 95% स्कोर कर ले, तो दैट इज अ प्योर डेल्यूजन। वो क्या हो जाएगा? डेल्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या? अभी वो टाइम है जबकि यदि कोई बच्चा है जो कि अभी अपने टेस्ट में एवरेज परफॉर्म कर रहा है, जिसको टेस्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या प्री बोर्ड्स अगर हो गए हैं तो प्री बोर्ड्स में उसने 75% या 80% स्कोर किया है, या चलिए 70% भी फॉर दैट मैटर स्कोर किया है, तो क्या वो बच्चा अच्छा कर सकता है? क्या वो बच्चा इंप्रूव करके 95% तक पहुंच सकता है? क्वेश्चन ये है। यदि किसी बच्चे को यही नहीं पता कि फिजिक्स में ऑप्टिक्स है, केमिस्ट्री में मैटर है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो बच्चा नहीं स्कोर कर सकता है। टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी क्लियर, वो बच्चा 95% एम ही नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज इन 30 डेज अगर हम ये सपना देख रहे हैं कि हाँ 30 दिन में हमें सिलेबस भी नहीं पता और हम अचानक से कुछ जादू हो, कुछ ऐसे करिश्मा हो जाए और उसकी वजह से 95% मार्क्स आ जाए, इज दैट पॉसिबल? डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? नहीं, हमें वास्तविकता के साथ बात करनी है। डेफिनेटली 95% स्कोर करना 30 दिनों में पॉसिबल है, पर उसके लिए जिसने पहले से मेहनत कर रखी है, जिसे पता है कि हाँ किस तरीके से ये काम करना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे ये हो सकता है? उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी अपने प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, जो बच्चे ऑलरेडी अपने सिलेबस के साथ वाकिफ हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया? ये तो ऑब्वियसली आपका जवाब आना चाहिए कि हाँ, हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, तो आप मान के चलिए कि आप उस ट्रैक पे हैं कि जहां पर आप 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। क्या करना है? अगर हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो ये समय है अपने पूरे सिलेबस को, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, सारे सब्जेक्ट्स को आप बाइफरकेट करिए 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स होंगे जिसमें पहला पार्ट कंसिस्ट करेगा वो टॉपिक्स जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। फर्स्ट सेक्शन वो टॉपिक्स जो कि आपके स्ट्रेंथ हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पार्ट वुड बी वो टॉपिक्स जो कि हमें आता तो है बट हमें उसमें मेहनत करने की जरूरत है, उसके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम अटक जाते हैं, तो वैसा सेकेंड स्टेज होगा हमारा, सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा। द थर्ड क्लासिफिकेशन वुड बी वो वाले टॉपिक्स जो कि हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, हमारा वीक पॉइंट है। अब हमने क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना है? शुरू के 10 दिन डेडिकेशन, अभी से लेकर के आने वाले 10 से 12 दिन
हम दे सकते हैं, या इनफैक्ट कहीं अगर हम वीक्स में बात करें तो 2 वीक हम आराम से उन टॉपिक्स को दे सकते हैं जो कि हमारा वीक पॉइंट है या जो कि हमें मॉडरेशन में आता है। समझ में आ रही है बात क्या? हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे वीक पॉइंट है, जो हमें नहीं आता। मैथ्स में अगर कोई चैप्टर्स है, वाई हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिगोनोमेट्री है, जिसके फॉर्मूले नहीं आते, जिसके क्वेश्चंस नहीं आते, हम वो प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फिजिक्स में हमें ऑप्टिक्स नहीं आता, हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, हम वो पढ़ेंगे। मतलब हम इस समय में वो टॉपिक्स करेंगे जो कि हमें अच्छे से नहीं आता। 10 से 12 दिन में डेफिनेटली वो आपका स्ट्रेंथ तो नहीं बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथ नहीं बन सकते 10 दिन में पढ़ करके। पर हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अगर उससे एक एमसीक्यू आ गया या एक अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कोई आ गया तो आप उसको छोड़ के आ जाओ। समझ में आ रही है बात क्या? आप एटलीस्ट उस स्टेज तक पहुंच जाओगे जहां पे कि अगर एमसीक्यू आया या 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप उसको कर पाओ। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 12 दिनों में या 14 दिनों में हमने ये काम कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद के 1 वीक में, ज्यादा समय ना लेते हुए 1 वीक में हम उन टॉपिक्स पे आएंगे जो कि हमारा स्ट्रेंथ है और जो कि हमारा हमें मॉडरेशन में आता है। थोड़ा ज्यादा समय उसको देते हुए जो मॉडरेशन में आता है, थोड़ा कम समय उसको देते हुए जो हमारा स्ट्रेंथ है। उन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं रिवाइज कर लेंगे या जब हम कह रहे हैं कि पढ़ लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर उठाया और दिन भर लगे पड़े हैं उसी चैप्टर को पढ़ने में, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। नहीं, दैट इज जस्ट नॉट द राइट वे। ऐसे तो फिर आपको 6 महीने लग जाएंगे पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। हमें नहीं करना है ये। हमें क्या करनी है? स्किमिंग करनी है। स्किमिंग, डू वी नो स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग जानते हैं हम? नहीं जानते। स्किमिंग का मतलब होता है हमने किताब खोला, हमने अपना नोट्स खोला, हम नोट्स खोल रहे हैं, ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ना। अगर हम एग्जैक्ट हिंदी में बात करें तो स्किमिंग का मतलब होता है सरसरी निगाहों से पढ़ना, बस ऐसे देखते जा रहे, ओके ओके ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10वीं तक अगर हमने पूरा 1 साल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया है तो हमें कुछ भी ना आता हो। ऐसा तो नहीं होता ना। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ तो हमें आता है। अब वो कुछ ना कुछ वाले नॉलेज को अपने हाथ में लेकर के हम स्किमिंग करेंगे। हम बस देखते चलेंगे कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, एंड उसके बाद वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस पे आने का मतलब यहाँ एमसीक्यू उठा के सॉल्व कर जाना नहीं है। हमें एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, हमें आंसर्स लिखने हैं, हमें पेन्स चलाने हैं, हमें कॉपियां भरनी है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कॉपी भरना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉपी भरना, बाय कॉपी भरना आई मीन आंसर्स की प्रैक्टिस करना। लिखना है आंसर को। आप बोल बोल करके कितना भी याद कर लो, ट्रस्ट मी, अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है, एग्जामिनेशन में या तो आपका क्वेश्चन छूटेगा या फिर आप एंजाइटी में आ जाओगे, आप हैफजार्ड हो जाएगा आपका माइंड, कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने फाइनल परीक्षा में, अपने फाइनल पेपर में जाने से पहले एटलीस्ट हमने हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर बनाए हों मिनिमम। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि लिखना पड़ता है। आप समझिए इस बात को, 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, आपको 3 घंटे लगातार लिखते रहना है विदाउट स्टॉपिंग इवन फॉर अ मिनट। आप 1 मिनट भी रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप 1 मिनट नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मिनट 3 घंटे में से कम हो गया, आपके लिखने का समय कम हो गया। समझ में आ रही है बात क्या? तो हमें लिखना है। लास्ट का जो 1 वीक हमारे पास बचेगा, उस 1 वीक में हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग रिविजन्स कैसे करने हैं, तो हमें जो हमने अपने अभी तक में शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हुए हैं, फॉर्मूले बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक के डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गया, सोशल स्टडीज में हम मैप पढ़ते हैं, मैप्स हो गया, मैथ्स में ग्राफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस दिन आपको अचानक से मैप दिखेगा, उस दिन आपको अचानक से ग्राफ पेपर मिलेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या करना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो हमें अपने आप को हर एक चीज से पहले से पहचान करवा देनी है कि अच्छा भाई, ग्राफ पेपर ऐसा दिखता है, इस पे हमें कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनाने होते हैं, हमें ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। मैप इस तरीके, पॉलिटिकल मैप इस तरीके का होता है, फिजिकल मैप इस तरीके का होता है, इंडिया में हमें ये चीजें यहाँ लोकेट करनी है, वर्ल्ड में हमें ये चीजें यहाँ लोकेट करनी है। हमें ये बातें पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम परीक्षा में पहुंचे और हमें पहली बार फिजिकल मैप देखने को मिले कि अच्छा ऐसा होता है क्या फिजिकल मैप। ये नहीं होना चाहिए। Am I being clear or not? ठीक है। Now, another very 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 important aspect of scoring a very 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 good percentage is how to write answers. हम आंसर्स कैसे लिखें कि हमारा नंबर उठे। देखिए, बोर्ड्स में या एनी सब्जेक्टिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम जहां पर के सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर लिखने का तरीका। एग्जामिनर को आपकी कॉपी पसंद आनी चाहिए, एग्जामिनर को आपकी कॉपी अपीलिंग लगनी चाहिए,
ताकि वो आंसर पढ़े। आप मेरी बात को समझिए, एग्जामिनर्स जिनके पास एक दिन में 100 कॉपी, 150 कॉपी, 200 कॉपी चेक करने के लिए होती है ना, उनका मन बिल्कुल नहीं करता कि वो एक ही चीज को रिपीटेडली बार बार पढ़ते जाएं। आप समझ रहे हैं क्या? ऐसे में अगर उनको एक ऐसी कॉपी दिखेगी जिसमें हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसमें वर्ड्स कहीं के कुछ लिखे हुए हैं, जो कॉपी बिल्कुल अपीलिंग खूबसूरत नहीं दिख रही है, डू यू थिंक वो इंसान एफर्ट डालेगा उस कॉपी को पढ़ने के लिए? आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं, वो इंसान ऑलरेडी बोर हो चुका है सुबह से कॉपी चेक करते करते। अब अगर उसको दिन में ऐसा कॉपी बीच में दिख गया जिसमें कि भाई इतना कुछ, वो क्या करेगा? एवरेज मार्किंग करके आगे बढ़ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हमेशा होता है, बट यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है। तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर के चलना होता है कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। समझ में आ रही है बात क्या? तो हम अपने कॉपी को ऐसे प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने कि भाई हमारी कॉपी अपीलिंग दिखे, हमारी कॉपी प्रेजेंटेबल दिखे। उसका क्या तरीका है? वेरी सिंपल, आई टेल यू हाउ यू कैन डू दैट। पहली चीज तो आपको ये समझनी है, आपकी जो बोर्ड्स की कॉपी आपको मिलेगी, उस कॉपी में 3 तरफ मार्जिन बने हुए होंगे। राइट हैंड साइड में मार्जिन होता है, ऊपर की तरफ भी मार्जिन होता है, और लेफ्ट हैंड साइड भी मार्जिन होता है। ये 3 तरफ आपकी मार्जिन। यू हैव जस्ट दिस स्पेस टू राइट। आपके पास सिर्फ इतना ही स्पेस होता है आंसर लिखने के लिए। अब इस इतने से स्पेस में जब आपको आंसर लिखना है, यू हैव टू मेक दिस वेरी क्लियर इन योर हेड। एकदम याद रख लेंगे इस बात को कि इस लाइन के मार्जिन के इस तरफ हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे। जैसे यदि आपको अगर पहले क्वेश्चन का आंसर देना है तो मार्जिन के इस तरफ हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा मार्जिन के इस तरफ एक भी वर्ड हम नहीं लिखेंगे, यहाँ ऊपर एक भी वर्ड हम नहीं लिखेंगे, इस तरफ एक भी वर्ड हम नहीं लिखेंगे। हाँ, इस साइड का यूज हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, इस साइड का यूज हम कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, रफ वर्क दिखाने के लिए। रफ वर्क को कोने में मत करिएगा, अपने क्वेश्चन पेपर में मत करिएगा। रफ वर्क यहाँ पे सामने दिखाना है। कारण है इसका, यदि आपने पूरा क्वेश्चन, मैथ्स का एक क्वेश्चन है, आपने पूरा क्वेश्चन एकदम सही किया, सब कुछ, सारे स्टेप्स आपके बहुत बढ़िया है, सब कुछ आपने सही सही लिखा है, लास्ट में कैलकुलेशन करने में आपने गलती कर दी और आपका आंसर जो आना था फाइनल, वो आंसर नहीं आया। मतलब आपके हिसाब से तो वो सही है, बट एग्जामिनर ने जब चेक किया तो वो आंसर क्या निकला? गलत निकला। जब एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे ने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सही किया है, तो वो खोजेगा कि गलती कहाँ हुई। यदि आपने कैलकुलेशन यहाँ सामने में किया हुआ रहेगा, उसे पता चल जाएगा कि यहाँ भी सब कुछ सही था, बस गलती एक कैलकुलेशन में हुई है। तो एग्जामिनर क्या करेगा? आपको बढ़िया से, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम आप मान के चलिए कि 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में। बोर्ड्स में हमें यही करना होता है, नंबर चुराने होते हैं। एक एक नंबर, आधा आधा नंबर हमें चुराना होता है एग्जामिनर से कि भाई हमें नंबर तुम दो। हम वो नंबर खींचते हैं कि भाई कहाँ कोई स्कोप मिल जाए जहां हम नंबर। एंड देखिए, एग्जामिनर को आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो आपका नंबर काटेगा। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ तो बिगड़ गया है और वो आपको नंबर देगा तो उसके जेब से पैसे जाएंगे, नहीं। वो लोग खुद भी चाहते हैं नंबर देना, हमें बस उन्हें वो मौका देना है। समझ में आ रही है मेरी बात क्या? ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया कि भाई हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, जो भी रफ वर्क करना है, वो हम पेपर में सामने में करेंगे। इज दैट क्लियर क्या? दूसरी चीज, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे, हम 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, हमें लिखना है गिवन। गिवन, ठीक है। मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन आ गया एक फॉर्मूला पे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें गिवन दे देना है। मान लीजिए एक्सेलरेशन गिवन है, हम वो लिख देंगे। हमें डिस्टेंस गिवन है, हम वो लिख देंगे। हमें यू गिवन है, हम वो लिख देंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है? टू कैलकुलेट हम लिख देंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी कैलकुलेट करना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला टू बी यूज्ड, और हम ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद हम देन फाइनल आंसर लेकर के आएंगे। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट टू राइट द आंसर्स। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, उस आंसर को हमें घेरे में कर देंगे कि हाँ भाई यही हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अच्छा आपने ये फॉर्मूला लगाया है, ये चीजें आपको पता थी, तो वो मार्क्स देगा। आप देखिए सब में मार्क्स होता है। आप सिर्फ इतना लिख के आओगे ना, यकीन मानो आपको 1 नंबर 100% मिल जाएगा। आप क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, आप इतना लिखोगे आपको 1 नंबर मिलेगा, तय बात है। बिकॉज दिस इज हाउ दे हैव टू गिव द मार्क्स। उन्हें यही पैटर्न मिला होता है, उन्हें यही मार्किंग स्कीम मिली होती है।
बात मेरी समझ में आ रही है क्या? तो ये हो गया फिजिक्स के लिए एंड मैथमेटिक्स के लिए। नाउ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या बायोलॉजी है जिसमें थ्योरीज लिखनी होती है। बायोलॉजी की अगर हम सेपरेटली बात करें तो देखिए बायोलॉजी के केस में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, भले ही सवाल में नहीं पूछा है, आपको डायग्राम बनाना है। आप मान के चलिए कि आपको डायग्राम बनाना, यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम्स एट एनी कॉस्ट। कैसे भी बनाओ आपको बना। आप यकीन मानिए, कहते हैं ना, अ पिक्चर सेज अ लॉट मोर वर्ड्स देन अ पिक्चर इज मच मोर लाउडर देन द वर्ड्स। ठीक है, एक पिक्चर से आप जितना मार्क्स चुरा सकते हो ना, आप उस पे एक पेज भर के कहानी लिख दो तो आप नहीं चुरा सकते। ठीक है, आपका कंटेंट थोड़ा कम भी हो, लैंग्वेज थोड़ा कम भी हो, बट अगर आपने डायग्राम बना दिया है, आपको बायोलॉजी में मार्क्स मिलेगा। हाँ, 1 नंबर के क्वेश्चन में मत करना, 2 नंबर के क्वेश्चन में मत करना। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम वेस्ट है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आप 1 लाइन लिख दो, 2 लाइन लिख दो, उतना काफी है, वहां डायग्राम बनाने की जरूरत हमें नहीं है। बट अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, जरूरत है वो हमारी। समझ में आ गई मेरी बात क्या? हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस में हमें कुछ भी लिखना है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हमने पूरा भर के कहानी लिख दी। अच्छा, दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर एवर राइट आंसर्स इन पैराग्राफ्स। एकदम नहीं। आप मेरी बात को यकीन मान के रखिए ना, एग्जामिनर्स को पैराग्राफ से एलर्जी होती है। वो जहां देखेंगे इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, वो नहीं पढ़ेंगे पैराग्राफ आपका। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना 5 मिनट 7 मिनट गंवाने का उस पैराग्राफ को पढ़ने में, वो नहीं पढ़ेंगे। दे वुड नेवर डू दैट। एवरेज मार्किंग करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको आंसर्स लिखना है पॉइंट में, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 पॉइंट लिख दो। 10 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखो। पॉइंट्स में आंसर लिखो। हर बात को 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट में करके आंसर करो। समझ में आ गई मेरी बात क्या? फिर पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद यूज अ पेंसिल, मेक श्योर टू कैरी ऑल योर एक्सेसरीज, अपने पेंसिल स्टेशनरी, सॉरी ऑल योर स्टेशनरीज, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, वहां जाके किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कोई नहीं देता है। ठीक है, बहुत बुरे फंसोगे अगर ये चीजें भूल के जाओगे तो कैरी योर ओन स्टेशनरी। ठीक है, नाउ स्केल की मदद से हम यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे, सो दैट एकदम क्लियर रहे कि हाँ भाई हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके नीचे से हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यकीन मानिए, आपका कंटेंट अगर इतनी चीजों का आपने ध्यान रखा और आपका कंटेंट अगर एवरेज भी है ना, आपकी आंसर्स राइटिंग स्किल बहुत अच्छा। दूसरी चीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, अंग्रेजी लिखते हैं, एकदम पूरा ऐसे शेक्सपियरन इंग्लिश लिख के आ जाते हैं। वो सब काम नहीं करना है। हमें नहीं दिखाना है एग्जामिनर को कि हमें अंग्रेजी आती है सीधा विलियम शेक्सपियर वाली, नहीं। हमें बेसिक इंग्लिश आती है, हम बेसिक इंग्लिश में आंसर लिखेंगे। और इन बातों का ध्यान रखते हुए इस फॉर्मेट में यदि आपने आंसर अपना लिखा, अपनी कॉपी को इस तरीके से बनाया, आप मान के चलिए मेरी बात कि आप कम से कम 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा सिर्फ इसी की मदद से उठा सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात क्या? ठीक है, तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने रिवीजन को, आप अपने जो भी पेपर है उसको लास्ट मिनट टच दीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए विथ ऑल द डेडिकेशन, एंड ट्रस्ट मी, इफ वन स्टूडेंट कैन देन एवरी स्टूडेंट कैन। अगर कोई एक कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। क्लियर है क्या बात एकदम? ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड थैंक यू सो मच।